तो आज मैं जब सब्जेक्टिव का लाइव क्लास 11 बजे ले रहा था तो बच्चे सब कमेंट कर रहे थे कि सर आज हमें ये पता चला कि साइंस का क्वेश्चन को रटा नहीं बल्कि याद किया जाता है। हम भी जब कमेंट को पढ़े तो हमको भी लगा कि नहीं यार, जो बताते हैं वो बच्चे को मतलब एकदम आसानी तरीके से समझ में आता है। और जैसा कि सब्जेक्टिव वाले क्लास में हम आपको बोले हैं कि आज हम शाम को 7:30 बजे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट लेंगे। तो चलिए आज हम आ चुके हैं और आपको भी ये क्या करना है, शुरू से लेकर के और अंत तक जो है सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। अब वो बारी आ चुका है जिसमें से आपका क्वेश्चन जो है भाई 10, 15, 20, 25, 30 याद देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग किए थे तो आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं था, बट वो धीरे धीरे क्या हो गया, आप लोगों को क्वेश्चन याद हो गया। तो आज सिंपल तरीका से समझिएगा और इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जिस तरह से आपने सब्जेक्टिव में भूमिका निभाया, हम सोचे भी ना थे कि आप लोग इतना अच्छे तरीका से समझिएगा और वैसा कमेंट कीजिएगा। तो चलो बहुत अच्छी बात है यार। अब हमें क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, अब तो इतना सारा कमेंट जब पढ़ता हूं ना तो हमको भी लगता है कि चलो समझाया तो सही, इतना तो कम से कम बताया नहीं कि जी सर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोशल साइंस का देखने को मिल जाएंगे कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर कोयला। अब फिर से आते हैं रामबाण की तरह और स्टार्ट करते हैं फटाफट आज के इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो भाई एक का कमेंट में जो है आंसर बता दीजिए कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अब बता दीजिए इसमें आपको कौन जो है, जो लग रहा है जो अपने आप नहीं मतलब कि बनता है, उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे कोयला तो भाई पहले तो वो मिलता है, ठीक है जी। पेट्रोलियम भी पहले मिलता है, प्राकृतिक गैस भी, लेकिन विद्युत जो होता है भाई कोयला से बनाया जाता है, पता है ना जी। विद्युत बनाया जाता है, वायु से बनाया जाता है, पवन चक्की से बनाया जाता है। तो ये सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। बट प्राथमिक ऊर्जा स्रोत इसमें नहीं हो जाएगा, तो भाई विद्युत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। आज हम बताएंगे 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन। इसमें से हमको ये जरूर कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों का कम से कम 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, हमको तो कॉन्फिडेंस है, बट आपको है या फिर नहीं, ये चलिए रियलिटी देख लेते हैं। और अपना खुद का आंसर दो, किसी का देख करके ना दीजिएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। देखिए नरेगा जब आया था ना जी, नरेगा के अंतर्गत तो ग्रामीण मतलब कि जो मजदूर थे, गांव वाले जो मजदूर थे, उनको एक साल में कितना दिन काम करने का मौका दिया जाए, यही नरेगा का मतलब कि एक क्या था भाई, व्यवस्था था। तो कितना दिन दिया जाता था पहले ये समझ लीजिएगा। अगर याद है तो ठीक है, ना याद है भाई, ना याद है तो याद कर लीजिए, एक साल में 100 दिनों के लिए। ठीक है ना जी, मतलब कि 100 दिनों के लिए नरेगा में जो है गरीब मजदूरों को जो ग्रामीण में रहते थे उन्हें 100 दिन मतलब कि काम करने के लिए कहा जाता था, और एक मतलब कि 100 दिन रोजगार दिया जाता था 365 दिनों में से। समझ गए भाई, समझ गए जी सर, बिल्कुल समझ गए होंगे। ये तो आपको याद होगा, ना याद होगा तो अभी याद हो गया ना जी। याद रखिएगा नरेगा के अंतर्गत एक साल में 100, एक साल में 100। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे जवाब दीजिएगा 3 का कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था। राजा मनमोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर कृष्ण परमहंस। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और भाई इससे रट के जाइएगा। तो सबसे पहले चीज आप याद कर लीजिए, ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है वो राजा मनमोहन राय ने किया था। ठीक है जी। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है जो संस्कृत में पूछता है, आर्य समाज। ठीक है ना जी, आर्य समाज जो है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करो, उसके साथ साथ ये भी याद कर लेना। अब बात करें आर्य समाज क्या है भाई, तो आर्य समाज के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद। अब बात करें तो ये बंबई में हुआ था। ठीक है, बंबई में हुआ था, बंबई में, और ये 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद ने किया था। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बजरा के लिए। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या आएगा आप सभी का, एक बार कंफर्म बता दीजिए तो आप कहिएगा जी सर हम जानते हैं कि काली मिट्टी का जो प्रयोग किया जाता है वो कपास के लिए किया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी का जो प्रयोग होता है वो कपास के लिए किया जाता है। चलो ये क्वेश्चन को आप लोग रख लीजिए और इसे इंपॉर्टेंट लाइन में मतलब कि घस करके लिख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रहना चाहिए। ठीक है,
अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2 या फिर 3 या फिर 5 या फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 7। तो बता दीजिए 5 का करेक्ट टू करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबका कमेंट क्या आ रहा है, सर हम एक बार पढ़े थे NH7 जो होता है राजमार्ग संख्या 7, वो भाई साहब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन डी याद कर लेना है। तो ऑप्शन एक बार डी बोल दीजिए आप लोग, ताकि हमको भी जो है ना विश्वास हो जाए कि आपको भाई साहब याद था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहे हो, जी सर, जी सर यहाँ पे याद हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 मिनट तब तक हमको समय दीजिएगा। एक कमेंट है कल ऑफलाइन क्लास में, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, ये सब क्वेश्चन आप सुन भी लीजिएगा। ये तो आपका सब्जेक्टिव जब पढ़ा रहे थे ना जी, तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये सारी चीज जो हम सब्जेक्टिव पढ़ाए ना आप वो सुन भी लीजिएगा हमसे, तो कोई भी दिक्कत ना होगा। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई। कहा जा रहा है कि पीतल बनाया जाता है तांबा से, जस्ता से, तांबा जस्ता दोनों से, या फिर तांबा और जस्ता या फिर टीन से। तो 6 का करेक्ट आंसर बताओ। तो आप लोग कहिएगा जी सर हम पढ़े थे कि जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता से बनता है, तांबा और जस्ता से बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। अगर आपको याद ना था ना जी तो याद कर लो, बट 6 का याद करो तो करो, अभी करो, जैसे सब्जेक्टिव में कर रहे थे ना वैसा ही अभी करो। चलो हमने टाइम आपको दिया, एक बार याद कर लीजिए। चलो भाई याद हो गया होगा। अगला एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895, 1900 या फिर 1915 ईस्वी में। इसमें तो ऑप्शन डी है ये नहीं है। तो 7 का करेक्ट आंसर बताओ कब किया था। यानी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का जो है भाई साहब अगर बात करें तो आश्रम की स्थापना कब किया था, आपका कमेंट का इंतजार है। और जब तक आप कमेंट ना कीजिएगा 7 तक, तब तक हम आपको छोड़ेंगे ना। और 7 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। चलिए सर एक बार कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर हम तो पढ़े थे 1915 ईस्वी में। तो आप पढ़े थे 1915 में, तो हम 1920 में थोड़ी पढ़े होंगे, हम भी वही पढ़े होंगे। और याद कर लीजिए 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है भाई। अगला यहाँ पे एग्जाम में देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब देखिए भाई साहब ये समझ जाइए यहाँ पे प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में क्या होता है, जो मानव के द्वारा फैला है वो मानवकृत आपदा, और जो प्रकृति के द्वारा फैला है वो प्राकृतिक आपदा। तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखो आतंकवाद अगर हम बात करें तो आतंकवाद आदमी से बढ़ता है, आदमी आतंकवादी होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाद बाकी सब प्राकृतिक हो जाएगा। अब बताइए किसी का बस के बात में है, सुनामी ला देगा, बाढ़ ला देगा, भूकंप ला देगा, इंसान का उसमें है क्षमता? तो आप कहिएगा नहीं है सर। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गौरिबाल्टी, विक्टर इमैनुअल या फिर मुसोलिनी ने। बताओ यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 9 का एक बार करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। 9 का क्या जवाब दीजिएगा। तो आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यंग यूरोप का संस्थापक वही है, चाहे यंग इटली की स्थापना, ठीक है ना जी। तो ये सब अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कहिएगा जी सर यहाँ पे मेजनी हो जाएगा। तो 9 का एक बार ए बोल दीजिए, सभी लोग ए बोल दीजिए। जी सर हमने तो बोल दिया। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। अगला एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा? जवाब दो। दाल जो होता है किस पौष्टिक अंश का, मतलब कि एक हिस्सा है, एक भाग है, क्या होता है? दाल से हमें क्या चीज मिलता है बताओ। बताओ दाल से हमें क्या चीज मिलता है? आप कहिएगा जी सर हम जानते हैं कि दाल से जो होता है प्रोटीन मिलता है, और हमको एक बार डॉक्टर साहब बताए थे। तो क्या याद कर लीजिएगा भाई, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी करेक्ट टू करेक्ट याद कर ही लेना है। तो कर ही लेना है। दाल जो होता है एक प्रोटीन का अंश होता है, दाल से हमें जो है प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। जी सर बोल दो एक बार कमेंट में, जी सर याद रहेगा। तो चलिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ठीक है, 14 है, 9 है, 20 है या फिर 27 है? बताओ भारत में कितने जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, एक बार कंफर्म बता दीजिए। तो आप कहिएगा जी सर हम एक बार पढ़े थे कि भारत में जो है कुल 19 गो, ठीक है ना जी, कुल 19 गो जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 का करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन बी याद कर ही लेना है, तो भाई कर ही लेना है। तो आप एक बार 12 का भी बोलो। जी सर हम 12 का भी बोल दिए। आपका ध्यान किधर है? हम तो भी इधर से बोल रहे हैं,
इधर से, आप उधर मत देखिए। चलो भाई इधर से भी आपको देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 या फिर 63 या फिर 65 या फिर 67? एक बार बता दीजिए भाई साहब, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या जवाब दीजिएगा? अलग अलग कमेंट मत करो भाई, यहाँ पे देख लो 16वीं लोकसभा में, ठीक है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या टोटल यहाँ पर 61 गो था। कितना था भाई? 61 को था, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है, रट लेना है, अभी रट लो, अभी याद कर लो। 16वीं लोकसभा में, ठीक है जी। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिकों के रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या फिर पूजा करने के लिए? चलिए बता दीजिए, आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर तो पता होगा। आप कहिएगा जी सर हमें पता है, तो जल्दी से जवाब दे दो 14 का करेक्ट आंसर। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई इसी तरीका से बताओ, जैसे आपने 14 का सी बोला ना, अनाज रखने के लिए, उसी तरीका से सबका जवाब दो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है या फिर इनमें से सभी है? तो जवाब दो, मानव पूंजी के जो है प्रमुख घटक कौन से है? क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? चलिए जवाब दे दीजिए जल्दी से भाई, मानव पूंजी के प्रमुख घटक। तो 15 का क्या जवाब आ रहा है? सर हम जानते हैं मानव पूंजी के घटक इनमें से सभी है, क्योंकि ज्ञान भी हो जाएगा, कौशल भी हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा। मानव पूंजी के तीनों घटक जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। चलिए इसी तरीका से बताते रहिए। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? चलो 1977 में थोड़ा चलते हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में किसे बहुमत पार्टी मिला था? चलिए जवाब दीजिए, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो आप कहिएगा जी सर हम जानते हैं कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में जो है ना भाई साहब, जनता पार्टी को, ठीक है ना, जनता पार्टी को क्या मिला था भाई साहब? आपको दल स्पष्ट रूप से मिला था। तो 16 का क्या बताइएगा भाई साहब? 16 का आपका भी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? आप कुछ भी याद करो या फिर ना करो, बट इस क्वेश्चन को याद कर लो आज। इस क्वेश्चन को आज रट के जाओ, 17 का करेक्ट आंसर बता दीजिए यहाँ पे, तब जाइएगा। तो क्या कमेंट आएगा 17 का? तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हम एक बार पढ़े थे कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है ना जी, 15 मार्च 1950 ईस्वी के जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। हम ऑप्शन बी याद किए सर, आप भी बता दीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, बट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, बी मत बोलना, ऑप्शन ए बोलना, ठीक है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो 1885, 1890 या फिर 1895 या फिर 1900 ईस्वी में? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना पता है ना भाई, तो समझो कि एग्जाम हम की तैयारी कैसे करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनता है आपके एग्जाम में और सबसे पहले ये आपको याद होनी चाहिए। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या याद हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर हम 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद करेंगे, क्योंकि सन 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या याद कर लेना है? ऑप्शन ए याद कर लेना है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेपाल नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए या फिर सूती कपड़ों के लिए? चलिए 19 का बताइए, जल्दी से 19 का बताइए आप लोग, नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या कहिएगा भाई साहब? आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा जी सर हम जानते हैं कि नेपाल नगर जो है ना, नेपाल नगर जो है अखबारी कागज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, अखबारी कागज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे हम जान जाएंगे, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसे अभी याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में अगर बात करें 2019 में पूछा गया था, ठीक है, 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको 2026 में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण ने, राजमहलरूप ने या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया?
20 का करेक्ट आंसर जवाब दीजिए आप लोग। तो आप लोग का जवाब क्या आ रहा है कि सर हम तो जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना जी। सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है, सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान जो है रिव्यू का प्रकाशन किया था, और 20 का हम डी याद किए हैं। आप भी बता दीजिए डी हो जाएगा। तो जी सुन लो, बिल्कुल सुन लो, यहाँ पे 20 का आपको डी जो है याद कर लेना है और अभी ही बता देना है 20 का डी। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोंची में या फिर मानसिन डैम में? चलिए जवाब दीजिएगा। अब ये भारत में पूछा जा रहा है ना जी कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, जल्दी से आप बता दो भाई। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? आप लोगों का जवाब बस एक ही आना चाहिए, वो भी मानसिन राम, क्योंकि मानसिन राम में जो है भाई सबसे ज्यादा वर्षा होता है। मानसिन राम, मानसिन राम क्या हो जाएगा भाई? मानसिन राम हो जाएगा, सबसे ज्यादा वर्षा मानसिन राम में होता है। और आपको 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर ही लेना है, तो भाई कर ही लेना है। 21 के बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, देखिएगा जी। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्रोफेसर इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या फिर मोहम्मद रफीक यूनुस? 22 का करेक्ट आंसर बताओ। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो यह यहाँ पे अगर बात करें तो 22 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्या हो जाएगा भाई? नोबेल पुरस्कार से जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को जो है सम्मानित किया गया था। और आपको 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है, और याद करके जाइएगा, बिना याद कर लेना जाइएगा। अभी हम आपको 22 क्वेश्चन बताए ना, और 22 क्वेश्चन में कितना याद था ये जल्दी से बता दीजिए। 22 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन याद था, तब हम न जानेंगे कि हम जो बता रहे हैं वो कितने सारे बच्चे को आ रहा है। जैसे सब्जेक्टिव बताया मैंने। अगला आपके एग्जाम में, चलो भाई ये तो बोल दीजिएगा, एग्जाम वाला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917, 1919, 1921 या फिर 1923? चलिए भाई 23 का जवाब दीजिए। 23 का क्या जवाब दीजिएगा हो? 23 का जवाब क्या दीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई अगर आपका कमेंट ना आए या फिर आए, यहाँ पे पहले ऑप्शन भी याद कर लीजिए। यानी कि आपको सिंपल तरीका करना क्या है, 23 का ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट याद कर लेना है, और याद करने के बाद जाओ, चलो एक बार रिवाइज करो दिमाग में। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है भाई साहब 1919 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ पे अगर बात करें तो 400 नंबर लाने के लिए पहले आप सोचते ना थे, लेकिन कुछ दिन जब क्लास कर रहे हो ना, जब मतलब कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लगातार 10 दिनों से, 15 दिनों से, 20 दिनों से लगातार क्लास करते आ रहा है, अब आपके मन में जरूर 400 नंबर का ख्याल आ रहा होगा। और ये हम नहीं बोल रहे, आप जब देख रहे हैं ना तो आपको अंदर विश्वास जरूर हो रहा होगा। और आज से मात्र 10 से 15 दिन पहले वही आप सोच ही नहीं सकते थे, सोच भी नहीं रहे थे, आपसे पूछ भी रहे थे तो आप नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब जो है जवाब आएगा हाँ में। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था 1988, 1989, 1990 या फिर 1991? चलिए तो 24 नंबर का आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1989 ईस्वी, क्योंकि जवाहर रोजगार योजना जो है भाई 1989 ईस्वी में हुआ था। आपको 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन का याद कीजिएगा, देखिए कहा जा रहा है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, 1948 में, 1967 में या फिर 1990 में? और ये 25 का करेक्ट आंसर आपको हर हाल में आना चाहिए, याद कर लीजिए भाई साहब। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934 में। क्या हो जाएगा भाई? 1934 में हो जाएगा, क्योंकि 1934 में जो है भारत में अत्यंत विनाशकारी जो है भाई क्या आया था? भूकंप आया था। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या फिर टाटा? इसमें बताओ कौन जो है विदेशी ब्रांड नहीं है जो अपने देश का है? 26 का जवाब दीजिएगा। तो याद कीजिए, आज से पहले वाले लाइव क्लास में आप लोगों को बताए थे कि टाटा जो है ना वो विदेशी ब्रांड नहीं है। आपको क्या याद करना है भाई साहब? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। तो 26 का आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, ऑप्शन डी याद कर लो।
जी सर हम याद कर लेंगे, आप पहले अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या फिर जूट उद्योग। चलिए भाई 27 का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। 27 का क्या हो जाएगा भाई, 27 का क्या हो जाएगा, जवाब दो। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि अगर हम बात करें भाई साहब कि है ना, आपका कमेंट क्या रहा है सर यहाँ पे सीमेंट उद्योग हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि सीमेंट उद्योग जो होता है ना भाई वो कृषि पर आधारित नहीं होता है, और आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं। तो आपको 27 का सिंपल तरीका ऑप्शन भी याद कर लेना है, जी याद हो जाएगा। अगला सर आप क्वेश्चन बताइए ना, अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर पोलैंड। चलो ये तो आपको मतलब एग्जाम में मानो कि आ गया एग्जाम में, मानो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 28 का जवाब क्या दे रहे हो जी? 28 का जवाब क्या दे रहे हो कि सर जर्मनी हो जाएगा। जी सर जर्मनी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आपको 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना होगा, और अभी करो, अभी याद करके जाओ, कार्ल मार्क्स जर्मनी, कार्ल मार्क्स जर्मनी। चलो भाई अगला आपके एग्जाम में 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1993, 1994 या फिर 1995 ईस्वी में। बताइए विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आप कमेंट में करके बताइएगा। अभी ना बताइएगा, जब लास्ट वीडियो हो जाएगा ना तब बताइएगा कि आप बताइए कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहले यहाँ बताओ इसकी स्थापना कब किया गया था। 29 का आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर 29 का यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि डी जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व है ना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। हमने याद किया है सर, आप भी याद करा दीजिए अपने स्टूडेंट लोग को। जी सर बिल्कुल हो जाएगा, याद रहेगा जी, याद रहेगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया एक शासन प्रणाली है, ये कौन कहा? अरस्तु, जॉर्ज जैक्सन, अब्राहम लिंकन या फिर लॉर्ड ब्राइस। देखो इस क्वेश्चन को लाने का अंदाजा हमारा ये है कि आप इसे याद कर लो। अगर इस क्वेश्चन में 2 मिनट भी अकेला लगे ना तो याद कर लो। 30 का क्या जवाब दीजिएगा, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है। और एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार आगे पूछूंगा, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। अगर इस पे 2 मिनट भी लगे ना तो 2 मिनट लगा दो, बट याद करो अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन हो जाएगा, और ये आपको याद कर लेना है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जल्दी रटो, अभी रट लो, एक बार दिमाग में चला लो। जी सर लोकतंत्र का जनता के द्वारा बनाया गया शासन प्रणाली जो है ना वो कहा था अब्राहम लिंकन ने। चल याद कर लिया जी, आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या फिर 15 नवंबर 2001 में। इस क्वेश्चन को तो बार बार रिपीट करवाते हैं, और सन वाला क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है जी ना, तो सन वाला सर तो मुझे याद नहीं है। जल्दी से 31 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो कुछ आदमी तो बता रहे हो, बट सब लोग बताओ मिलजुल कर। तो आपका कमेंट आ रहा है सर हम जानते हैं कि यहाँ पे झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, और इसे भी अभी याद करो। झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, याद कर लीजिए। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। बताओ भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नियम कब लागू किया गया था, कब खुला था, निकाला था? बताओ 32 का करेक्ट आंसर। तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर हम जानते हैं ये 2005 में हुआ था। ये जो नियम है 2005 में लगल था, यानी कि 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और आप भी बता दीजिए अपने स्टूडेंट लोग को। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, यहाँ तो बताने आया हूँ ना। तो 32 का याद कर लो, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फिर फ्रांस को? इस क्वेश्चन का तो आंसर बताने का भी मन मुझे नहीं कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार मैं बताते रहता हूँ। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो क्या कमेंट बताइएगा आप लोग, सही बताइए, एक बार ईमानदारी से बताइए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप कहिएगा जी सर हम जानते हैं यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और किसको कहा जाएगा? याद कर लो भाई, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की है, तुर्की है, तुर्की है, तुर्की है, तुर्की है, तुर्की है। चलिए तुर दिए। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्स्टन, जेम्स हाइक्रॉस, हेम्फ्री डेवी या फिर जॉन के? बताओ
अभी आपको कहा जवाब दिए कि एक क्वेश्चन पूछूंगा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन कैले है। अब आ गया ऑप्शन, जल्दी से बोल दीजिए 34 का एक बार करेक्ट आंसर। आपका कमेंट आ रहा है कि सर 34 का सी हो जाएगा, बट आप जल्दी से बता दीजिए सबको। जी सर बिल्कुल, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो हम वही ना बताएंगे, अगर आप गलत बोलिएगा तो हम बताएंगे नहीं सर नहीं बताएंगे। पहले ये याद कर लीजिए हम्फ्री डेवी। और इस क्वेश्चन के लिए हम क्या बोले, 2 मिनट भी लगेगा तो बता के जाऊंगा, तो बता के जाऊंगा तो जाऊंगा। तो 34 का सी जल्दी रटो, और रटना ना है तो स्क्रीनशॉट जरूर मार लो इस क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन हम बोले ना, जल्दी से कर लो क्लियर। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मंदार हिल किस जिले में है, मुंगेर में है, भागलपुर में है, बंका में है, बक्सर में है। इस क्वेश्चन का तो जवाब पूछो नहीं, यानी कि बार बार रिपीट होती रहता है। इसे हम बोलते हैं तो ना आओ एग्जाम में, ना आओ एग्जाम में, तभी भी आते रहता है एग्जाम में। तो इसीलिए हम भी यहाँ पे बोर्ड पे ला दिए। और मंदार हिल कहाँ पे है ये बता दीजिए। तो आप लोग का कमेंट क्या आएगा जी, 35 का बताइए। कमेंट ना ही सही आए भाई, हम तो यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन सी याद करो। तुम पहले ऑप्शन सी याद करो, क्योंकि मंदार हिल जो है बंका में है भाई, और 35 का ऑप्शन सी याद कर लेना होगा। जी सर और कुछ करना है इसमें? ना कुछ करना है, आपको याद कर लेना है सिंपल तरीका से। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस सर अब अगला क्वेश्चन तो बताइए। लो अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या फिर चक्र? देखो जितना पॉलिटिक्स से आपका क्वेश्चन आएगा ना वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब कि अधिनियम कब लागू हुआ था, सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि पार्टी का जो यहाँ पे चुनाव चिन्ह बताना है, तो 36 का क्या बताइएगा हो जी, 36 का क्या बताइएगा, ये आप ही लोग बता के रखिएगा कमेंट में। हम इसका आंसर ना बताएंगे क्योंकि जिम्मेदारी कुछ बनता है। बट ऐसे में तो आपका कमेंट आ रहा है सर सी हो जाएगा। चलिए भाई ठीक है। 16वीं लोकसभा का चुनाव चिन्ह मतलब कि इस वर्ष हुआ था, 2012, 2013, 2014 या फिर 2015? अभी आपको बताया ना 16वीं लोकसभा में कुल 61 गो महिला थी। आपसे अभी पहले बताया ना कि 16वीं लोकसभा में कुल 21 गो महिलाओं की संख्या थी। कब हुआ? 61 को यार, 61 को था, 61 को याद तो रहना चाहिए ना जी। तो 37 का बताइए करेक्ट आंसर। तो याद कर लीजिए 16वीं लोकसभा जो है 2014 में हुआ था। 16वीं लोकसभा 2014 में हुआ था, और ये आपको 100% आनी चाहिए। याद होगा जी सर, याद होगा। आ गया जी सर, आ गया। 3 क्वेश्चन मात्र है, याद कर लो। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, जर्मनी में, जापान में या फिर रोम में? चलो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं ना बताऊंगा, तुमसे कहलवा दूंगा। 38 का बताओ, सबसे टैलेंट की वाला कहाँ पर है जो आविष्कार होते रहता है? फटाफट जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। इसमें कौन ऑप्शन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आविष्कार होता है? वहाँ का मान लेने की अगर बात करें तो वहाँ का जो मान लो सब होता है ना, मोबाइल ये सब चीज़ हो गया, वो थोड़ा डुप्लीकेट टाइप का रहता है। बट ऐसा बोलेंगे नहीं जी, ऐसा बोलेंगे नहीं। चलिए आपका कमेंट आया कि सर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना जी, क्योंकि वहाँ का सब चीज़ समझ रहे हो ना। कोई भी हर इंसान के पास टैलेंट वहाँ पे होता है, और सब लगा रहता है ना, कुछ बनाते रहता है। यहाँ पे लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर त्रिपुरा? तो लिच्छवी गणतंत्र बताइए। तो यहाँ पे बताना आपको कुछ ना है, सिर्फ याद कर लेना है बिहार। क्या याद करना है भाई? बिहार याद करना है। 39 का करेक्ट आंसर आपको ये याद कर लेना है, और ये याद कर लीजिएगा तो आपको इसी टाइप का जलेबी मिल जाएगा खाने के लिए, खा लीजिएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर कांडला? चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन में कमेंट पढ़ूँ काजी, पढ़ूँ या फिर ना पढ़ूँ? अब तो हम बाद में बात करेंगे। पहले भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है भाई मुंबई है। मुंबई है जी, मुंबई है। यहाँ पे 40 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन याद कर लेना होगा। तो आज का ये लाइव क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरीक़ा से सोचते रहिएगा ना, इसी तरीक़ा से रोज़ लाइव क्लास करते रहिएगा ना, तो 400 से नीचे ना आएगा। ये बात 100% ठान के रख लो। और 400 नंबर लाना है तो लाना है, और ये ज़िद पकड़ लेगा ना जी तो किसी से रुकाने वाला नहीं है। और 2-4 स्टूडेंट को हम देखते हैं कमेंट आता रहता है, बट रेगुलर रहते हैं, और उनका 400 प्लस जाएगा ये तो गारंटी है। बट देखिए क्या होता है, मेहनत कीजिए जम के, 2 महीना तो है, और अगर ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा तो भाई निकल जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।